Two positive charges 12 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनकी इनिशियल जो सेपरेशन है वो है R1। सब कुछ दिया है आपको। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैम 4 सेंटीमीटर क्लोजर, 4 सेंटीमीटर पास लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले आपको ये इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ। यानी पहले सेपरेशन था उनका 10 सेंटीमीटर, अब कह रहे हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैम 4 सेंटीमीटर क्लोजर, 4 सेंटीमीटर पास लेके आ रहे हैं दोनों को। तो फाइनल सेपरेशन कितना बचेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका आंसर मैच करेगा या नहीं करेगा। ठीक, तो पहला सेपरेशन 10 सेंटीमीटर था, उसके बाद उनको 4 सेंटीमीटर पास लेके आए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर। तो फाइनल सेपरेशन मेरे हिसाब से 6 सेंटीमीटर बचना चाहिए। कह रहे हैं दोनों को 4 सेंटीमीटर पास लेके आ रहे हैं, तो फाइनल सेपरेशन कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो आंसर उसी के हिसाब से आएगा, मैच करे या ना करे वो बात की बात है। नहीं मैच करेगा तो जो ई पार्ट, हम एक नया ई पार्ट बना के आंसर लिख लेंगे। ठीक, तो अब पहला सेपरेशन था, इनिशियल सेपरेशन उनका 10 सेंटीमीटर था, अब इनको हम 4 सेंटीमीटर पास लेके आए हैं Q1 और Q2 को। तो अब जो फाइनल सेपरेशन बचा इनका वो बचा 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन कितना होगा, तो जो वर्क डन होगा, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, अपने आप तो पास आएंगे नहीं। जब इनको आप कंप्रेस करके पास लेके आओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जो भी वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये बनेगा आपका इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। सारी वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन 0.06 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी K Q1 Q2 अपॉन 0.1। तो K Q1 Q2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 0.06, तो इसको आप ले सकते हो 100 अपॉन 6, और दूसरा जो आएगा वो बचेगा आपका 100 अपॉन 10। फिर आप एलसीएम लीजिए, सारी वैल्यू डालिए, कैंसिल वैंसिल कीजिए और आपको आंसर मिलेगा। और अगर आंसर इसमें नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना होगा, आपको ई पार्ट बना के जो भी आपका आंसर आया वो लिख लीजिए इसमें। क्लियर? द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ व्यूज एट ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस। अगर अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये बहुत ही आसान है। स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना 9 इंटू 10⁻⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हम रेडियस से। रेडियस कितनी है 6408, और किलोमीटर से तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक, 10⁻, ये 9 जो है जब ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो जब इसको इससे कैंसिल करोगे तो 10⁻⁻6 बचेगा, और 9 को हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो 10⁻⁻6 को अगर मैं न लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइक्रो फैरड। ठीक, और जब आप 9 को इससे डिवाइड करोगे तो अराउंड 700 टाइम्स कुछ ये डिवाइड होगा, तो आपका जो आंसर मैच करेगा वो मैच करेगा 712 माइक्रो फैरड के नियरेस्ट आपको आंसर मिलेगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। A thin metal plate P is inserted between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C in such a way that its edges touch the two plates। ठीक है, समझिए क्या सिचुएशन है। जैसे मान लीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट्स हैं, और इसके बीच में आपने एक मेटल की प्लेट इंसर्ट करी है, पतली प्लेट है, लेकिन वो इस तरह से इंसर्ट करिए ताकि उसकी जो एजेस हैं वो दोनों प्लेट्स को टच कर रही है। यानी आपने वो प्लेट कुछ इस तरह से इंसर्ट करी होगी, ये इस तरह से। ये एक मेटल की प्लेट है जिसकी एक एज इस वाली प्लेट को कनेक्ट हो रही है, दूसरी वाली एज इस वाली प्लेट को कनेक्ट हो रही है। अब पूछ रहे हैं नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसका कैपेसिटेंस हो गया इन्फानाइट। क्यों हो गया इन्फानाइट, समझिए। अगर अब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो तो अब चार्ज स्टोर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी चार्ज आपका जाएगा उसके लिए सर्किट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब इस सेंस में कंप्लीट होगा, फिजिकली कंप्लीट हो गया, मतलब ये चार्ज यहाँ से इस प्लेट के थ्रू होता हुआ
और इस प्लेट के थ्रू होता हुआ, इस वायर के थ्रू होता हुआ वापस आ जाएगा। तो आप ये बताइए इस सरफेस पे कोई चार्ज स्टोर होगा? कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। ठीक है कि यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर होगा? कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। आप बैटरी चार्ज भेजती रहेगी, भेजती रहेगी, भेजती रहेगी, कैपेसिटर कभी नहीं कहेगा कि मैं फुल हो गया, क्योंकि उसमें लीकेज क्रिएट हो गया। अंदर ही अंदर आपने एक लीकेज क्रिएट कर दिया, जिसमें चार्ज जो है उस लीकेज के थ्रू होके और इस तरह से होके वापस आ जा रहा है। तो आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, ढंग से समझिए, एक बाल्टी है और उस बाल्टी में मैं एक लीकेज क्रिएट कर दूं, कहीं होल बना दूं यहाँ पे। अब मैं ऊपर से चार्ज डालता रहूँ, चार्ज डालता रहूँ, क्योंकि लीकेज है तो चार्ज यहाँ से निकलता रहेगा। यहाँ से पानी हम भरते रहे, यहाँ से पानी भरते रहे, और यहाँ से लीकेज है तो पानी निकलता रहेगा। तो कभी ऐसा होगा कि इस बाल्टी की जो बाल्टी ये कहेगी कि अब ये पूरा भर गई, आप पानी भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। और क्या कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब बैटरी जब ये बाल्टी कहेगी कि ये फुल हो चुकी है? कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये जो सिस्टम है, ये जो कैपेसिटर, अगर मैं इसको मानूं तो ये कहे कि अब ये फुल चार्ज हो गया, अब इसको बिल्कुल भी चार्ज नहीं ले सकता, बिल्कुल भी चार्ज अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो बाल्टी की जो मैथमेटिकल कैपेसिटी होगी वो हो गई इन्फिनाइट। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझने का अंतर होता है इसमें। आपको ऐसा लग रहा होगा बाल्टी में तो कुछ स्टोर ही नहीं हो रहा, बाल्टी में तो कुछ स्टोर ही नहीं हो रहा, तो उसकी कैपेसिटी तो जीरो होनी चाहिए। नहीं, मैथमेटिकल कैपेसिटी ये है, जैसे Q इज इक्वल टू सी वी कहूँ मैं, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q अपॉन V। तो आप ये बताइए V वोल्ट की अगर मैंने बैटरी लगाई तो ये कितना चार्ज एक्सेप्ट करेगा? तो ये इन्फिनाइट चार्ज एक्सेप्ट करेगा और फिर भी नहीं भरेगा, क्योंकि उसमें लीकेज है। तो चार्ज अगर इन्फिनाइट एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या हो गया? इन्फिनाइट। क्लियर? तो इसको ध्यान रखना है आपको। द कैपेसिटेंस नाउ बिकम जीरो, और इन्फिनाइट में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इन्फिनाइट। अगर कोई बकेट है, उसमें कहीं होल है, पानी डाले जा रहे हो, और बकेट की कोई कैपेसिटी पूछे मैथमेटिकल कैपेसिटी क्या होगी, तो आपको जीरो नहीं कहना है, आपको क्या कहना है? इन्फिनाइट। कि आप कितना भी चार्ज डाल लो, बकेट कभी भरेगी ही नहीं। इसका मतलब वो इन्फिनाइट चार्ज खा सकती है। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C हैज ए Q चार्ज एंड स्टोर्ड एनर्जी W। अगर हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं 2Q, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, तो चार्ज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो चार्ज के टर्म्स में हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, और वो होगा Q²/2C। ये होगा एनर्जी का फॉर्मूला। अब आप यहां से खुद से समझ लीजिए, अगर आप चार्ज को डबल करोगे तो एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स। सो योर आंसर इज 4W। A 2 microfarad capacitor is charged to 100 volt and then its plates are connected to a conducting wire. The heat produced कितनी होगी? तो जरा समझिए, दो प्लेट्स हैं ये, और आपने इनको चार्ज कर लिया किसी वोल्टेज से। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर था, 100 वोल्ट से आपने चार्ज किया, तो कितनी एनर्जी स्टोर हो गई होगी? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ CV²। लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे कितनी एनर्जी स्टोर होगी। फिर आपने दोनों प्लेट्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही आप वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर करी थी वो सारी की सारी इस वायर में हीट की फॉर्मेट में डेसिपेट हो जाएगी। तो बस यही पूछ रहे हैं कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो जितनी आपने स्टोर करी थी एनर्जी वो सब की सब हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है? हाफ CV²। हाफ C कितना है? 2 माइक्रोफैरड, 2 × 10⁻⁻⁶, और पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो कितनी एनर्जी है? 10⁻⁻² जूल, एंड दैट इज 0.01 जूल। सी पार्ट। इफ देयर आर n कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू V वोल्ट सोर्स। ठीक है, n कैपेसिटर हैं पैरेलल में और V वोल्टेज के सोर्स से हमने उनको कनेक्ट किया, तो एनर्जी स्टोर पूछ रहे हैं कितनी होगी। तो जरा समझिए, अगर n कैपेसिटर आपने पैरेलल में लगाए हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, मान लिया ये कई सारे कैपेसिटर हैं, फ्री हैंड बना लेते हैं हम, और इस तरह से ये कई सारे कैपेसिटर हैं, और ये सब के सब किस में कनेक्टेड हैं? आपके पैरेलल में कनेक्टेड। और इसके अक्रॉस, उन सब के अक्रॉस आपने एक V वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V वोल्ट ही होगा। तो C का कैपेसिटेंस और V का पोटेंशियल है, तो हर कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो हाफ CV² होगी। और कितने कैपेसिटर हैं आपके पास? n, तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी? n टाइम्स हाफ CV²। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ए वेरिएबल कंडेंसर इज परमानेंटली कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट बैटरी। 100 वोल्ट की बैटरी से परमानेंटली कनेक्टेड एक वेरिएबल कंडेंसर है, और उसका कैपेसिटेंस हम बदल सकते हैं, वेरिएबल है।
2 माइक्रोफेरेड से 10 माइक्रोफेरेड हमने उसका कैपेसिटेंस चेंज किया, चेंज इन एनर्जी पूछ रहे हैं कितनी होगी। ठीक है, तो बैटरी तो 100 वोल्ट की लगा रखी है, चेंज इन एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर सी टू वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वन वी स्क्वायर। ठीक, बाद में कैपेसिटेंस आपने कितना कर लिया, 10 माइक्रोफेरेड, 10⁻⁻⁶, और पोटेंशियल 100 वोल्ट था, इसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ आ जाएगा, माइनस इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर हो रही होगी, तो इनिशियल कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफेरेड, और पोटेंशियल का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴, तो इससे कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, इसके कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स, 10⁻⁻², यहाँ भी 10⁻⁻², तो आपका आंसर आ रहा है 4 × 10⁻⁻² जूल। इतना चेंज इन एनर्जी होगा जब हम कैपेसिटेंस उसका बढ़ाएंगे। डी पार्ट, 2 condensers of capacity 0.3 microfarad and 0.6 microfarad are connected in series. The combination is connected across a potential difference of 6 volt. 6 वोल्ट के अक्रॉस हमने पूरा सिस्टम को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। डायग्राम बनाएंगे, फ्री हैंड बनाते हैं। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और दोनों को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये कितना था, ये था 0.3 माइक्रोफैरड, और ये कितना था 0.6 माइक्रोफैरड। द रेशियो ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड बाय द कंडेंसर विल बी, कितनी एनर्जी इन्होंने स्टोर करी होगी उसका रेशियो पूछ रहे हैं। तो जरा समझिए, जब हमें रेशियो निकालना है तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो हम वोल्टेज के चक्कर में नहीं पड़ते, हम चार्ज के बारे में सोचते हैं कि चार्ज सेम होता है। यानी इस पे अगर चार्ज Q स्टोर हुआ होगा प्लस Q माइनस Q, तो इस पे भी चार्ज प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q चार्ज स्टोर हुआ होगा। तो कैपेसिटेंस की एनर्जी का फॉर्मूला हम Q²/2C लगाते हैं। फिर तो पहले पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी Q²/2C1, और दूसरे पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी Q²/2C2। ठीक, अब इनका रेशियो निकालना है, तो U1/U2 जो आपका आएगा वो आपका C2/C1 आ रहा है, सो इट इज 2:1। Hence your answer is B part. क्लियर? हमें वोल्टेज की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी कि 6 वोल्ट की बैटरी है या V0 वोल्ट की बैटरी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा हमको। ठीक, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज बाय ए कनेक्टिंग इट अक्रॉस ए बैटरी ऑफ EMF V0। C1 को चार्ज किया हमने V0 से। The battery is then removed and capacitor is connected in parallel with an uncharged capacitor of capacity C2। पहले C1 को चार्ज कर लिया V0 से, फिर बैटरी हटा दी, फिर C1 चार्ज C1 को हमने अनचार्ज C2 से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं पूरे कॉम्बिनेशन का, तो समझिए, आपने C1 को चार्ज किया कितने पोटेंशियल से, V0 से, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, तो इस पर जो चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू C1 × V0, इतना चार्ज आ जाएगा, Q1 कह सकता हूँ मैं इसको। फिर आपने उसको एक पैरेलल अनचार्ज कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ चार्ज यहाँ बचेगा, कुछ चार्ज यहाँ आ जाएगा, ऐसी कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ बचेगा, कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपसे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमसे सिर्फ पोटेंशियल पूछ रहे हैं कि फाइनल पोटेंशियल बताओ। तो जो फाइनल पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल होगा, वो होगा Qnet/C_net। ठीक है, Q = CV होता है, तो V = Q/C बनेगा। अब नेट चार्ज तो आपका Q1 ही रहेगा, क्योंकि दूसरे पे तो कोई चार्ज था नहीं, Q1 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो टोटल चार्ज तो Q1 ही बचेगा। लेकिन पैरेलल में लगाने से नेट कैपेसिटेंस बढ़ गया, अब वो C1 + C2 हो जाएगा। ये आएगा फाइनल नेट पोटेंशियल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। Q1 की वैल्यू डाल सकते हो, Q1 कितना है, C1 V0, सो योर आंसर इज C1 V0/C1 + C2। ये होगा फाइनल पोटेंशियल। क्लियर?